नमस्ते दोस्तों, आज मैं आपसे बात करवाना चाहूँगा एक गीता प्रतिभागी से। देखते हैं कि हम लोग जो सीख रहे हैं वो कोई भी गीता प्रतिभागी अगर आचार्य प्रशांत से कुछ सीख रहे हैं तो फिर वो सीख उनके जीवन में उतर रहा है या नहीं। और दूसरी बात कि जो भी वो शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं वो उनके मस्तिष्क में रह रहा है या नहीं, उनकी समझ कितनी विकसित हो रही है, वो उनकी समझ में गहराई आ रही है या नहीं। तो विभिन्न मुद्दों पर हम बात करेंगे। देखते हैं कि आपको भी पता चलेगा कि जो आचार्य प्रशांत के गीता प्रतिभागी हैं उनमें क्या आपसे अंतर दिख रहा है, मतलब क्या बदलाव दिख रहा है। तो कुछ मुद्दों से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो हम आचार्य प्रशांत के बारे में जानना चाहेंगे। तो नमस्ते कोमल जी, आप बताना चाहेंगे कि आचार्य प्रशांत कौन है और आप उनसे कैसे किस प्रकार से जुड़े हुए हो? अपने जीवन को मेरे लिए तो वो जीवन का प्रकाश है, लेकिन ठीक है, नॉर्मल लोगों के लिए आज जो धर्म की विकृति हुई है, जो पर्यावरण का जो पर्यावरण के साथ हमने छेड़छाड़ किया है, पशुओं के साथ जो कुछ भी किया है, महिलाओं के साथ जो कुछ किया है, तो हर चीज़ के लिए जो आवाज़ उठाने वाले एकमात्र स्रोत जो मुझे भी दिखते हैं वो आचार्य प्रशांत है। और मैं उनसे जुड़ी हूँ यूट्यूब। सबसे पहले तो मैं यूट्यूब के थ्रू ही मैंने यूट्यूब में उनकी शॉर्ट्स वीडियो देखी थी। मैंने खासकर महिलाओं के ऊपर देखा था कि महिलाओं के ऊपर वो मतलब काफ़ी खुलकर बता रहे थे। पहले से तो घर से जो डिस्क्रिमिनेशन होता है वो तो होता ही है कि ये मत करो, वो मत करो, तो ये सब चीज़ें अंदर रहती है। तो जब मैंने देखा कि कोई मेरे मन में जो चीज़ चलता था कि क्यों मेरे को ये नहीं करना है, जो विद्रोह आता था, तो वो उसको खुलकर बोलते हैं और उसको तथ्यों के साथ बता रहे थे। तो मुझे काफ़ी वो प्रभावी लगा। और फिर वैसे मैं उनके लॉन्ग वीडियोस को मैंने देखा और फिर तो सिलसिला बढ़ता ही गया और अब तो गीता में भी हूँ। आपने विद्रोह की बात की, आपने तथ्यों की बात की, तो आप बताना चाहेंगे कि किस प्रकार के तथ्य वो आपके सामने रखते हैं जिससे कि आप उनसे प्रभावित हो गई, जो कि कोई और व्यक्ति नहीं रखता है? वो किस प्रकार से अलग से रखते हैं वो आप बताइए। जैसे कि महिलाओं पे मैंने कहा तो जो वो बताते हैं कि जो मतलब कि मेल और फीमेल जो पॉपुलेशन है उसी में कितना बड़ा अंतर देखने को मिलता है। 7 करोड़ महिलाएं कहाँ गई? वो हर बार चिल्लाकर पूछते हैं कि सच में बताओ कि 7 करोड़ महिलाएं कहाँ गई? भारत में 7 करोड़ महिलाओं के साथ क्या किया गया? मतलब मैं महिलाओं कह रही हूँ, मतलब लड़कियों के साथ क्या गया? जो लड़की जो फीटस जो जन्म लेता है उसको जन्म लेते साथ मार दिया जाता है, जो फिटिसाइड किया जाता है। तो कहाँ गई ये? तो आज भी तो फिटिसाइड चल ही रहा है। और एक तरफ हम लोग कहते हैं हम लोग डेवलप हो रहे हैं, अगर एक लड़की के साथ कुछ हो जाता है तो यहाँ से बवाल मच जाता है और उसमें हिंदू मुस्लिम हो तो फिर कहना ही क्या है। तो 7 करोड़ महिलाएं कहाँ गई? तो ये जैसे कि एक तथ्य हुआ, ठीक है। और भी बताते हैं जैसे कि हर दिन कितने रेप्स हो रहे हैं। तो जैसे कि हर 3 घंटे में अभी बोल रहे हैं कि 80 रेप हो चुका है, ठीक है। तो ये सारे तथ्य होते हैं। तो यही मैंने उनका महिलाओं पे मैंने ये सारे तथ्य देखे। और फिर से हाँ, जो लेबर पार्टिसिपेशन रेट हो गया फीमेल का, वो भी हर चीज़ में फीमेल का जो रिप्रेजेंटेशन है वो हर चीज़ में कम है, पार्लियामेंट में हो गया, हर जगह। तो वो तथ्यों के साथ बात करते हैं और ये रियल तथ्य हैं, तथ्य हैं। तो ये सारी चीज़ें मुझे आकर्षक लगी। तो वो अगर तथ्यों की बात कर रहे हैं, जो आंकड़े आप बता रहे हैं, वो क्या उसका मतलब वो आंकड़े सही है भी या नहीं? क्योंकि आपने तो उनके मुंह से सुना और फिर उसको मान लिया, तो फिर वो आंकड़े सही है या नहीं कैसे पता चले? आप तो उनको सुन के ही मान ले रहे हैं और भी कुछ रिसर्च करते हैं उसके पीछे? पहले स्टार्टिंग में रहता है कि हाँ उनके मुंह से सुना, तो पहले लगता है कि भाई सच में ऐसा है। और तो फिर मेरे पास तो इंटरनेट अवेलेबल है, मेरे पास सबके पास इंटरनेट अवेलेबल है, तो हम सर्च कर सकते हैं। मैंने सर्च किया और फिर देखा सच में ये तो सच है और ये तो रियली। बट बात ये है ना कि मीडिया उसको कवर नहीं करता, तो हमें लगता है ये तो है ही नहीं। मीडिया कवर किसको करता है? वो फालतू चीज़ों को कवर करता है, तो हमें लगता है वो है भी नहीं तो भी सच लगता है। और जो रियली सच है वो मीडिया कवर ही नहीं करता है, तो लगता है ये तो सच ही नहीं है। जबकि लेकिन वो गला फाड़ के चिल्ला रहे हैं। तो आपके पास इंटरनेट है, आप सर्च कर सकते हो। वो जब लाइब्रेरीज़ की बात, उन्होंने एक बार लाइब्रेरीज़ पे जो बोला था कि भारत में कितनी कम लाइब्रेरीज है, सबसे ज़्यादा लाइब्रेरीज केरला में है। मुझे सच में अचंभा हुआ कि सच में लाइब्रेरीज नहीं है हमारे यहाँ। और जब मैंने सर्च किया था, सच में मतलब चाइना और इंडिया का जब वो कंपैरिजन था तो मेरा खुद भौचक्के रह गए थे। तो फिर ये तो इंटरनेट तो सबके पास अवेलेबल है। आज के डेट में अगर कोई बोलता है कि तथ्य पे कोई झूठ बोल रहा है तो भाई आप थोड़ा सा रिसर्च कर लो बस।
अच्छा, मैं आचार्य प्रशांत के चैनल में उनके गाइडलाइंस में देख रहा था, मतलब उनके चैनल में जो कम्युनिटी पोस्ट होता है और या फिर उनके चैनल के बारे में जो डिस्क्रिप्शन होता है उसमें लिखा गया था कि वो पशु हत्या के बारे में बात करते हैं, ठीक है। उसमें धर्म के बारे में, वास्तविक धर्म के बारे में बात करते हैं, क्लाइमेट चेंज के बारे में बात करते हैं, महिला सशक्तिकरण के बारे में बात करते हैं और भी विभिन्न मुद्दों पर, वीगनिज़्म पर बात करते हैं। पेटा इंडिया की तरफ से उनको वीगनिज़्म ऑफ द ईयर का अवार्ड भी मिला था। तो फिर इन चीज़ों पर जब वो वास्ट एरिया में हर टॉपिक, हर मुद्दे पर बात कर रहे हैं, तो मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आप उनके स्टूडेंट हैं, आप उनसे सुनते हो, तो आपको कितना समझ में आ रहा है। शुरुआत में करना चाहूँगा क्लाइमेट चेंज से, तो क्लाइमेट चेंज के बारे में आपको क्या पता है, आप बताइए उसको। ठीक है, तो क्या सबसे पहले तो जो हम खुद आंखों से देख सकते हैं, कोई भी एक जो पढ़ा लिखा इंसान नहीं है वो भी तो गर्मी में, ये जो गर्मी जो हमें आज जो 2023 था और फिर 2024, जैसे जैसे हर एक महीना आता जा रहा है वो पिछले महीना का ब्रेक तोड़ते जा रहा है। मतलब गर्मी बढ़ती ही जा रही है, बढ़ती ही जा रही है। यहाँ रांची में अभी हम लोग हैं, यहाँ के लोग खुद कहते हैं कि देखो गर्मी पहले तो रांची में कभी इतना नहीं थी, लेकिन अब इतनी गर्मी है, दिसंबर में भी हम बिना स्वेटर के रह सकते हैं। तो ये चीज़ तो खुद देख रही है। तो ये जो लॉन्ग शिफ्ट होता है, ये जो पूरा का पूरा जो हमारा वेदर है एकदम लॉन्ग, ये एकदम बदल जाता है और ड्रास्टिकली बदल जाता है। जो पूरे ऋतुएं होती है सब कुछ बदल जाता है। ये कहला रहा है, ठीक है। और ये होता किसकी वजह से? ग्लोबल वार्मिंग एक बहुत बड़ा कारण है क्लाइमेट चेंज का। ग्लोबल वार्मिंग क्या है? जो जितने भी जो ग्रीन हाउस गैसेज होते हैं जो हम लोग एमिट करते हैं अपने एक्टिविटीज़ से, अलग अलग तरीक़ों से, उन एक्टिविटीज़ में काफ़ी सारी चीज़ें आती है, ठीक है। हमारा फॉसिल फ्यूल जो हम जलाते हैं ट्रैवलिंग करने में हो गया, और फूड एग्रीकल्चर हो गया, और जितनी भी चीज़ें एक्टिविटी से करके जो हम ग्रीन हाउस गैसेज एमिट करते हैं, जिनमें कि आपका CO2, मीथेन और NO2, ये जितना भी सल्फर ऑक्साइड्स जितने भी होते हैं, नाइट्रोजन के और सल्फर के, तो ये सब जो है ये ग्रीन हाउस गैसेज है, ठीक है। CFCs वगैरह जो भी हैं, तो ये जो ग्रीन हाउस गैसेज हैं, जब ये जितना होना चाहिए, जब इससे इनका स्तर बढ़ता है ना, तो ग्रीन हाउस गैसेज के पास क्या कैपेसिटी होती है कि ये जो टेम्परेचर है, मतलब सन से तो हमारे पास रेज आ रहा है, रेडिएशन आ रहा है, तो उसको वो बाहर रिफ्लेक्ट भी तो बैक होता है ना। और एक नॉर्मल टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए ज़रूरत है हमें CO2 की, कि वो, वरना तो लाइफ ही पॉसिबल नहीं होती अर्थ पे। लेकिन थोड़ा तो टेम्परेचर रहना चाहिए, वरना क्या पता रात को अगर माइनस में पहुंचेंगे हम तो मर ही जाएंगे। मतलब कि थोड़ा टेम्परेचर बैलेंस रहना चाहिए। हाँ, लेकिन आज ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से CO2 जितना होना चाहिए था उसका स्तर काफ़ी ज़्यादा हो गया, जिसकी वजह से ये जो ट्रैप करने का जो शक्ति होता है, जो ट्रैप करना होता है CO2 को या जितने भी अदर ग्रीन हाउस गैसेज होते हैं, वो बहुत ज़्यादा ट्रैप करके रख लेते हैं रेडिएशन को, ठीक है। वो रिफ्लेक्ट होता ही नहीं उनसे, जिसकी वजह से जो ओवरऑल जो हमारा वातावरण है वो काफ़ी गर्म हो जाता है, ठीक है। एनर्जी जो जितनी होनी चाहिए ना वायुमंडल में, वो काफ़ी ज़्यादा एनर्जी है, और जब वो रहेगी तो वो क्या करेगी? तकलीफ ही पैदा करेगी। और जब टेम्परेचर भी ओवरऑल बढ़ जाता है ना अर्थ का, एक कोई भी स्तर होता है ना कि इतना रहेगा तो ये चीज़ें होंगी, इससे जैसे ही बढ़ता है तो फिर कुछ भी हो सकता है। तो यही तो आज चेंजेस हो रही है, जो फीडबैक साइकिल्स, वो तो उस पर बाद में आएंगे। लेकिन जैसे ही टेम्परेचर बढ़ता है तो बहुत सारी चीज़ें होती है, जैसे कि एक नॉर्मल जो भी जीव जंतु रहते हैं ना, उनका रहने का एक तरीका होता है, ठीक है। वो इस आश्रित होते हैं, हर चीज़ टेम्परेचर डिपेंडेंट होती है। हमारा जो ब्रेन है ना वो भी वो भी वर्क करता है, उसमें भी तो इलेक्ट्रिकल सर्किट्स है, वो भी टेम्परेचर पर डिपेंड है। जानवर कब निकलेगा घर से बाहर, ठीक है। इवन कुछ एनिमल्स का सेक्स डिटर्मिनेशन इतना तक टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। तो टेम्परेचर डिपेंडेंट हमारी इतनी सारी चीज़ें टेम्परेचर डिपेंडेंट है। और जैसे ही टेम्परेचर में फ्लक्चुएशन आता है, जो जितना भी जो जीव जंतु हैं इस अर्थ पे, ठीक है, सबके जीवन में, सबके रहने के तरीके में, सब में परिवर्तन होता है। और ये कोई अच्छा परिवर्तन नहीं होता, ये बहुत ही खराब परिवर्तन होता है। ओके, तो क्लाइमेट चेंज के बारे में तो मैंने ये भी सुना है कि पहले भी हो चुका है क्लाइमेट चेंज, और एक्सटिंक्शंस हो चुके हैं, मतलब आइस एज आ चुका है। तो ये सब तो होता रहता है, ये नॉर्मल है, ये प्रक्रिया है पृथ्वी की। तो अभी क्यों उसको उतना ज़्यादा बढ़ा चढ़ा कर बताया जा रहा है? ऐसा तो नहीं है कि पहली बार हो रहा है, तो फिर इसको क्यों इतना उठाया जा रहा है इस बात को? पहली बार तो नहीं हो रहा है, ठीक है। पहले 5 बार एक्सटिंक्शंस हो चुके हैं, इस बार 6th मास एक्सटिंक्शन कहा जाता है। क्यों कहा जा रहा है? उसका रीज़न है ह्यूमन। इससे पहले जितनी बार भी एक्सटिंक्शन हुआ था वो नेचुरल था, ठीक है, वो नेचुरली हुआ था, उसमें इंसान की कोई भागीदारी नहीं थी, ठीक है। लेकिन इस बार ये इसको कहा जाता है एंथ्रोपोसीन है, यानी कि ये एक एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटी है, इंसान की वजह से हो रहा है। भाई आपके ऊपर कोई आकर के कुछ गिर जाए, आप मर जाओ, एक अलग बात होती है ना, और मैं आके आपका गला दबाते जाऊँ तब मैं आपको मारूँ, ये क्या होता है?
एक अलग चीज़ है ना। तो ये वही है, ये ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से हो रहा है। आज जितना फूड एग्रीकल्चर के लिए एनिमल्स को काटा जाता है, इतना कभी नहीं काटा गया था। आज जितने फॉसिल फ्यूल्स निकला जा रहा है हम लोग सबके चलते, इतना कभी नहीं हुआ था। आज जितना पॉपुलेशन है इस अर्थ का 800 करोड़, इतना कभी नहीं था। यस, ह्यूमन पॉपुलेशन की बात कर रही हूँ, और ये कभी नहीं था, आज से पहले कभी नहीं था। और हमारी पृथ्वी के पास इतना रिसोर्सेज ही नहीं है। कहाँ से 800 करोड़ को हम मतलब खाना दे, पानी दे। और सिर्फ खाना पानी की बात नहीं है ना, आपका नीड तो है नहीं, आपका तो ग्रीड है। आपको तो मतलब भोगना है, भुगते जाना, कोई अनंत ही नहीं है। आपको तो यही फिलोसफी पढ़ाई जाती है बचपन से कि आप पैदा ही भोगने के लिए हुए हो, तो भोगते रहो। इतना नहीं है अर्थ में, 800 करोड़ को नहीं खिला सकती है पृथ्वी। ये आज से पहले कभी नहीं था। तो इसलिए ये आज जो ये मुद्दा है ना, ये बहुत ही बहुत ही चिंताजनक है। इसलिए साइंटिस्ट्स आए दिन बोल रहे हैं, भुक रहे हैं, चिल्ला रहे हैं कि भाई संभल जाओ, सुन जाओ। बट गवर्नमेंट को ना सुनना है और ना मीडिया को इसका कवरेज करना है। तो इस वजह से फिर आचार्य प्रशांत जैसे लोगों को निकल कर आना पड़ता है और अपना जीवन इस चीज़ में झोंक देना पड़ता है। तो जैसा आपने देखा कि क्लाइमेट चेंज के बारे में बता रही थी, और साथ में ये भी कह रही हैं कि अभी तक तो क्लाइमेट चेंज और भी बहुत बार हो चुका है, पृथ्वी में आइसेज आ चुका है, लेकिन अभी इसको इतना ज़्यादा क्यों महत्व दिया जा रहा है। तो उसके बारे में भी यही है कि पहले तो तर्क बहुत कोई देते हैं कि पहले भी हुआ है तो अभी भी हो जाए, क्या फ़र्क पड़ता है। परंतु पहले जब हुआ था तब उस समय इंसान नहीं थे, अभी इंसान है। अभी अगर होता है ये तो इंसानों पर ही गाज गिरेगी, हम पर ही होगी, उसका असर हम पर होगा, इंसानों पर। हमारा मास एक्सटिंक्शन होने वाला है। तो ये चीज़ है जिसके कारण अभी इसको इतना ज़्यादा बोला जा रहा है, और इससे जुड़ी और भी चीज़ें हैं जिस पर हम बात करेंगे।